Hello and good morning, everyone. Welcome you back to our batch of CA Intermediate Advanced Accounting. And how are you guys doing? क्या हाल चाल है आप लोगों के? Now, before we get going, there is somebody, Sambhav is saying कि सर कुछ गड़बड़ लग रही है. क्या लग रहा है बेटा बताओ? I mean, ऑडियो वीडियो का कुछ इशू आ रहा है तो बताइए. और अब सब कुछ ठीक हो चुका है तो आगे बढ़ जाइए. तो दोस्तों, कल हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया था स्पेशल अकाउंटिंग एंट्रीज का और हमने देखा था कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए. एक बार बेसिक फंडामेंटल एंट्रीज जो हमें आगे काम आने वाली है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, उन सबको वेरीफाई कर लेना चाहिए. सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया. चलिए, संभव है, सब कुछ संभव है. तो सबसे पहले हमने बोला कि हम बात करेंगे चार बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की जो अक्रूवल कंसेप्ट के कारण होते हैं: प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड और अनएंड. ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब आप सर्विसेज ले रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो और पैसे ले रहे हो या पैसे दे रहे हो, सेम टाइम पे नहीं होता है. तो सिंपली अगर आपने कोई पैसा एडवांस में दे दिया किसी को तो आपकी एसेट है, क्योंकि आपको सर्विस आगे मिलना है. ये प्रीपेड एक्सपेंस है, एसेट. आपने सर्विस ले ली, पैसा नहीं दिया, ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, लाइबिलिटी. आपने पैसे ले लिए, सर्विस आपको आगे देनी है, आपकी लाइबिलिटी है, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म समथिंग इन फ्यूचर. दिस इज नोन एज अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. एंड आपने कोई इनकम अर्न कर ली है पर अभी आपको रिसीव नहीं हुई है, तो ये आपकी अक्रूड इनकम है. ये अक्रूड इनकम हमने देखा कि दो तरह की होती है, एक ड्यू नॉट रिसीव्ड और एक अक्रूड बट नॉट ड्यू. दोनों में फर्क क्या होता है? तो हमने एग्जाम्पल लिखा कि डिबेंचर्स के केस में ऐसा हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट अक्रू रोज हो रहा है लेकिन ड्यू रोज नहीं हो रहा है. जैसे कि एम्प्लॉय की सैलरी अक्रू रोज होती है पर ड्यू रोज नहीं होती. जैसे बिजली का बिल, जैसे जैसे आप बिजली कंज्यूम कर रहे हो वैसे वैसे अक्रू हो रहा है लेकिन ड्यू नहीं हो रहा है. ड्यू कब होएगा? ओनली आफ्टर द मंथ इज कंप्लीटेड एंड द ड्यू डेट ऑफ द बिल कम्स. तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि क्रेडिट कार्ड से आपने कोई पेमेंट किया, तब आपकी अक्रू हो चुका है, लाइबिलिटी आ चुकी है पैसे चुकाने की, पर अभी वो ड्यू नहीं हुआ है. वो कब ड्यू होगा? जब उसका स्टेटमेंट बनेगा और ड्यू डेट आएगी. तब तक के लिए इन खर्चों को हम क्या दिखाते हैं? अक्रूड बट नॉट ड्यू, जो कि लाइबिलिटी है हमारी. और जिस दिन वो ड्यू हो जाएगा उस दिन से हम उसे दिखाएंगे ड्यू नॉट पेड. इससे कोई फर्क पड़ता है कि सर दोनों ही तो लाइबिलिटी है? आगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रेजेंटेशन दोनों का अलग तरह से होता है, इसलिए इसको अलग से पढ़ना पड़ा. इसके बाद हमने देखा कि इनके अलग अलग नाम होते हैं. प्रीपेड एक्सपेंस को कई बार अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस या एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी कहते हैं. अक्रूड एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड नॉट ड्यू, ड्यू नॉट पेड, अलग अलग नाम से रेफर कर सकते हैं. अक्रूड इनकम होती है और अनअर्न्ड इनकम को हम नॉर्मली अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या प्रीपेड इनकम भी कह सकते हैं. एग्जाम में अगर क्वेश्चन साइलेंट और सिंपली कहा जाए कि भाई इंटरेस्ट है और डेबिट क्रेडिट क्या है ये नहीं दिया है, या अक्रूड इंटरेस्ट है डेबिट क्रेडिट नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे? तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ये क्या है. अगर वो कह रहा है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो इनकम होगी, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स तो ये आपका, इनफैक्ट अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो असेट होगा और अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है तो लाइबिलिटी होगी. प्रीपेड दिया हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रीपेड, और आगे आपको ये नहीं बताया है कि वो नेचर ऑफ प्रीपेड क्या है, तो नॉर्मली प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है अगर, तो आप उसे क्या मानोगे? एसेट. तो इन चीज़ों को नॉर्मली एक के साथ यूज करते हैं. जैसे किरण का नाम है अगर मैंने लिया तो नॉर्मली किरण क्या होगी? लड़की होगी. रजनी नॉर्मली क्या होगी? लड़की होगी, पर लड़का भी हो सकता है. तो इसी तरह से प्रीपेड इनकम के साथ भी यूज कर सकते हैं, पर नॉर्मली एक्सपेंस के साथ यूज करते हैं. ये सारी चीजें डिस्कस करके हमने एक और चीज देखी थी कि इन सभी में आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे एंट्री पूछ रहा है, जर्नल एंट्री क्या होगी, या एडजस्टमेंट पूछ रहा है. दोनों में फर्क होता है कि जर्नल एंट्री का मतलब है कि आज आपने खर्चा किया है, वही प्रीपेड खर्चा, तो आज ही आप उसे एसेट बुक कर रहे हो. पर एडजस्टमेंट पूछ रहा है मतलब हमने जब खर्चा किया था तब हमने उसे खर्चा बुक कर दिया था, जबकि एक्चुअल में उसका एक पार्ट या कुछ प्रीपेड था. तब हमें खर्चा कम करना है और प्रीपेड बढ़ाना है, जो कि सिंपल है. एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट.
तो ये ध्यान रखिएगा कि एडजस्टमेंट में क्या अकाउंटिंग होना बाकी है या एडजस्टमेंट करना बाकी है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कैश को चेंज करना है या नहीं करना है, और एक्सपेंस ऑलरेडी बुक हो चुका है और एडजस्ट करना है या नहीं। इसके बाद में दोस्तों आते हैं अपन प्रोविजंस पे। हमने देखा प्रोविजंस नॉर्मली दो तरह के होते हैं, एक जो लाइबिलिटीज पे बनते हैं, सॉरी एक जो लाइबिलिटी होती है जो आगे आपको पैसे देना पड़ते हैं, ये सब आपकी बैलेंस शीट में इक्विटी और लाइबिलिटी की साइड में लाइबिलिटीज में आएंगे, करंट नॉन करंट डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर। और दूसरी कैटेगरी होती है दोस्तों आपकी ऐसे प्रोविजन की जो किसी असेट पर बना जाता है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स असेट या पीपी पे बन रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डिस्काउंट ऑन डेटर डेटर्स पे बन रहा है। बस एक छोटा सा नियम ध्यान रखना है आपको कि प्रोविजंस अपने आप में क्या है, नॉर्मली प्रोविजन यानी लाइबिलिटी, यानी इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन बैलेंस शीट में आप इसे दिखाओगे कैसे, तो अगर ये प्रोविजन ऐसा है जिसमें कैश का आउटफ्लो होने वाला है, आने वाले समय में देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, तो आप उसे लाइबिलिटी साइड में दिखाना। अगर आपको लगता है कि इनफ्लो का रिडक्शन कम होगा तो आप उसे एसेट से माइनस करके दिखाना। दोनों ही केस में इसका बैलेंस क्रेडिट है। आप समझिए कि अगर प्रोविजन फॉर वारंटी ऑन गुड्स, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स, प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसमें आपको आगे जाके पैसे खर्चना पड़ेंगे, देना पड़ेंगे, आउटफ्लो होगा, तो इसलिए आप इसे लाइबिलिटी साइड में दिखाओगे। पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपको पैसे नहीं देना है किसी को, आपने अपनी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस किया, तो हम इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अभी बुक कर रहे हैं, लेकिन हमें बैलेंस शीट में इसे कैसे दिखाना पड़ेगा, बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द एसेट। तो ये प्रोविजन कहां पर यूज होगा सर, कैसे खत्म होगा, अब उसके लिए आज आपके साथ एक क्या करते हैं, पूरा प्रोविजंस के ऊपर डिस्कशन और बढ़ाते हैं। हालांकि प्रोविजन फॉर असेट में सबसे दो कॉमन तरह प्रकार के प्रोविजंस क्या होते हैं, एक बैड डेट्स का प्रोविजन जो नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स पे बनता है, और एक फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन। दोनों ही लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखेंगे, दोनों का ही क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही बढ़ते हैं तो असेट को कम करते हैं, इसलिए असेट कम करना यानी क्रेडिट। तो हम इन्हें असेट से माइनस करके बैलेंस शीट में असेट साइड में बाय रिड्यूसिंग दी असेट करके इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अब इसी के ऊपर प्रोविजंस कैसे बनता है, कैसे यूज होता है, कब तक बनता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज हमारी स्पेशल अकाउंटिंग एंट्री सीरीज में अब हम डिस्कस कर रहे हैं तीसरा टॉपिक हमारा, और ये हमारा जो तीसरा टॉपिक है आज वो है एवरीथिंग अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसे आप लोग शायद फिक्स एसेट भी कहते होंगे। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सेल और ऐसी सारी बातें। कल वाले डिस्कशन में किसी के कोई डाउट से बेटा जो पूछना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार बोल दो नो डाउट्स, और है अगर डाउट्स तो दे दो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन वगैरह। क्या मतलब है दोस्तों, समझिए। अपन अभी अकाउंटिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें डिस्कस करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, कि किस चीज को हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मानते हैं और किसे नहीं। तो आपके सामने जो पहले सवाल आएंगे ना जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे, वो कैसे होंगे। एक तो ये सवाल आएगा कि मैंने बिल्डिंग बनाई तो सर ये तो मेरी एसेट है, कोई डाउट ही नहीं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो पहला डाउट ये आएगा कि सर मैंने है ना लैंड खरीदा और बिल्डिंग बनाई, तो लैंड और बिल्डिंग अलग अलग रिकॉर्ड करी, पर मैंने लैंड और बिल्डिंग बनी बनाई थी, साथ में पूरी खरीद ली,
10 करोड़ रुपीज में आई परचेज द बिल्डिंग अलॉन्ग विद द लैंड, जिसमें लैंड की वैल्यू निकालूं तो 6 करोड़ है और बिल्डिंग की 6 करोड़ है। तो क्या मुझे बुक्स में लैंड एंड बिल्डिंग बुक करना चाहिए या लैंड और बिल्डिंग अलग अलग? क्या लगता है आपको, क्या बोलना चाहोगे आप? यानी इसका मतलब क्या है कि एसेट बुक करना है ये तय है, लेकिन किस नाम से बुक करना है ये क्वेश्चन है। दूसरा, मैंने कार खरीदी तो ये मेरी एसेट है, कोई डाउट नहीं है इस पे। अज्यूमिंग कि ये कार मैंने क्यों खरीदी है, लेट्स से डायरेक्टर के यूज के लिए, स्टाफ की ट्रैवलिंग के लिए, गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ पे उनके लाने जाने के लिए, एक होटल का हमारा बिजनेस है तो हम नॉर्मली कार रखते हैं हमारे गेस्ट को एयरपोर्ट ट्रांसफर्स देने के लिए। तो ये कार मेरी एसेट है, मैं इसको यूज करने वाला हूँ आगे, ये एसेट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा डाउट जो आएगा कि इस कार पे क्या क्या खर्चे मैंने जो किए वो कार की कॉस्ट में जुड़ेंगे। तो मैंने कार खरीदी, उसके लिए मैंने, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारी एक 5 स्टार होटल है और हमने एक 50 लाख की मर्सिडीज खरीदी है पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए। जब ये मर्सिडीज 50 लाख की खरीदी तो इसके ऊपर 5 लाख रुपीज़ मुझे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लग गए आरटीओ में नंबर लेके रजिस्टर कराने के लिए। लेट्स से 1 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ा। हमारी जितने भी होटल में कार्ड्स हैं सबके खूबसूरत नंबर हैं, 0143, हम यही नंबर लेते हैं। 143 में ऐसा क्या खूबसूरत है? अरे दिल जलो तुम नहीं समझोगे सीए के बच्चों, होने वाले सीए पढ़ो तुम। 143 नहीं समझते इस उम्र में यार, अब मैं इस उम्र में समझाऊं तुम। तो ये प्रीमियम नंबर लेने के लिए या पसंद का नंबर लेने के लिए 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ मेरे एक्स्ट्रा जेब से लग गए। क्या ये 50,000 रुपीज़ कार की कॉस्ट में जुड़ेंगे या एक्सपेंस बुक होंगे? मैंने कार खरीदी तो खरीदते से ही उस पर क्या किया, बाहर हमने हमारी ब्रांडिंग करा दी होटल की, होता है ना, हमने शानदार से स्टिकर्स लगा दिए जिसमें हमने हमारी होटल का नाम दोनों तरफ गेट पे, पीछे, कांच पे, सब जगह लगवाया। होटल का नाम है हमारा ताज होटल, नहीं वाह ताज होटल्स। तो ये 25,000 का खर्चा हो गया इसमें स्टिकर्स और इसके डेकोरेशन में। क्या ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा? ये सब चीज़ें आप कहाँ पर डिस्कस करोगे बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट उसका नाम है, जो पहले फिक्स एसेट कहते थे। अभी मैं आपको ये नहीं बताने वाला क्यों, क्योंकि वो अपने आप में ऐसा डिस्कशन है कि चलेगा बढ़िया 3-4 सेशंस तक। अभी अपन सिर्फ बेसिक चीजें समझने वाले हैं कि आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें पीपी दी हुई है, प्रोविजन फॉर पीपी दिया हुआ है, कोई पीपी के सेल की बात की गई है, ऐसी सब चीजें हैं। तो उसे कैसे अकाउंट फॉर और हैंडल करना है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट किसे कहते हैं दोस्तों? कोई भी ऐसी एसेट जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, सर्विस देने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ना कि उसे सेल करने के लिए, जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, ऐसी एसेट्स को हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बुक करते हैं। ये हमारी एसेट है। अब क्योंकि ये हमारी एसेट है तो इस कारण से जब भी ये बढ़ेगी तो डेबिट होगा और कम होगी तो क्रेडिट होगा। अब इसकी अकाउंटिंग बहुत ब्रीफ में ऐसी होती है कि अगर मैं कहूं कि मैंने एक कार परचेज करी फॉर होटल गेस्ट, हमारी एक होटल है हमारी एंटिटी की, कार परचेज फॉर होटल गेस्ट बाय वाह ताज होटल्स लिमिटेड, ये कंपनी है, ठीक है। लेट्स से इस कार की कॉस्ट जो थी वो है, मर्सिडीज बोलने की लाके बात है, 4 लाख रुपए की हमने मारुति ऑल्टो खरीदी है, बस इसमें लाएंगे ले जाएंगे, ठीक है जी। इसकी जो लाइफ है ना वो 10 ईयर्स है। 10 साल चलाने के बाद कोई रेसिडियल वैल्यू बचेगी नहीं, खत्म कर देंगे हम, किलो के भाव भी नहीं बिकने वाली है। लेट्स से ये परचेज हमने करी 1424 पे। सबसे पहली बात आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर कार में आपने जो 4 लाख रुपए लगाए, क्या ये आपका खर्चा है या नहीं है? तो सर ये खर्चा नहीं है, हमारी एसेट है। एक्चुअली दोस्तों एक चीज समझना, अगर एक एसेट डेप्रिशिएबल है तो वो भी एक तरह का खर्चा है। फर्क इतना सा है कि ये 4 लाख रुपीज का बेनिफिट 10 साल तक मिलेगा तो ये 10 साल का खर्चा है,
तो मुझे एक बात बताओ, हर साल कितना खर्चा बुक करें? तो अगर कार एक जैसी यूज हो रही है हर सालों में, तो इसका मतलब हर साल का 40,000 रुपीज का खर्चा है। ये वही वाली बात है कि भाई मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिया और मैंने बोला जा जी ले अपनी जिंदगी। तो आपने पूछा सर कितने दिनों तक जीना है? हमने बोला 10 दिन में खत्म कर देना, फिर वापस आ जाना मेरे पास लेने। तो हर दिन आप कितने रुपए खर्चोगे अगर आपको रोज एक जैसा खर्चना है, ऐसा आपने डिसाइड किया? 1,000 रुपये। तो इसी तरह से ये 4 लाख रुपए एक्चुअल में 10 साल बाद इसकी वर्थ कितनी हो जाएगी? 0। अब आप 10 साल बाद एक साथ 0 रुपीज क्या करोगे? पे एसेट लाओगे तो पूरा खर्चा 10 ईयर्स बाद एकदम से लॉस के नाम से बुक होगा। जबकि मुझे बताइए 4 लाख रुपीज की कार के आपको आफ्टर 10 ईयर्स पता पड़ने वाला था क्या कि 10 ईयर्स के बाद में इसकी वर्थ 0 हो गई है, या ये आपको पहले दिन ही पता था कि ये 10 साल में यूज होगी? फर्स्ट डे ही पता था। बस फर्क इतना सा है कि ये 4 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो आज हो गया, ना कि 40,000 का हर साल कैश आउटफ्लो हो रहा है। यही कार अगर मैं रेंट पे लेता शायद तो 40,000 रुपीज या 50,000 रुपीज पर एनम मुझे देना पड़ते, तो मुझे पता होता ये मेरा खर्चा है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपफ्रंट हो गया पेमेंट, और इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा कितने सालों तक? 10 ईयर्स तक। तो मैं 40,000 रुपीज हर साल खर्चा बुक करना चाहूंगा। इस खर्चे को किस नाम से बुक किया जाता है? डिप्रिसिएशन। अब ये प्रथा है, ये नाम दिया गया है, ये कई सालों से चले आ रहा है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? डिप्रिशिएट होती है। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? अमोर्टाइज होती है। इसी तरह से दूसरे कोई खर्चे हैं तो वो क्या होते हैं? ओवर अ पीरियड उसे राइट ऑफ किया जाता है। तो ये कुछ टर्म्स आप यूज करते हुए देखेंगे, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, राइट ऑफ। मैं सारी टर्म समझाऊंगा आपको। अब ये 40,000 रुपीज आपका हर साल जो डिप्रिसिएशन हो रहा है, इसे बुक कैसे किया जाता है? इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप 4 लाख रुपीज की ये जो एसेट है, इसमें हर साल 40,000 रुपीज खर्चे में डाल दो। तुम मुझे बताओ दोस्तों कि तुम्हारा एक खजाना रखा हुआ है 4 लाख, एक, चलिए मैं आप कुछ के लिए कुछ लेके आता हूं। दोस्तों, ये आवाज तुमने कभी सुनी है क्या? ये कभी तुमने देखे हैं क्या? आए हाय हाय हाय, इस सर गोवा के कैसीनो की याद आ गई। तो चलो अपन बात करते हैं कुछ। मेरा दोस्तों आपसे डिस्कशन ये है कि ये असेट में अपन क्या कर रहे हैं और इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप बोलोगे यार डिप्रिसिएशन की सिंपल सी तो बात है सर, इतना काय को एफर्ट डाल रहे हो। उसका कोई कारण है शायद, इसलिए। दोस्तों देखिएगा, शायद आप देख पा रहे हैं यहां पे, अब दिख रहा है, ठीक है। तो अब सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो आप यूं समझ लो कि मैंने एक असेट खरीदी है 10 लाख रुपीस की, जिसकी लाइफ कितनी है? लेट्स से 10 ईयर्स है। तो हर साल मैं चाहता हूं इसमें 1 लाख रुपीस का खर्चा बुक करना। जब मैंने इस असेट को खरीदा तो मैंने क्या किया? 10 लाख रुपीस पूरा का पूरा क्या दिखा दिया? असेट। अब हर साल मुझे 1 लाख खर्चा बुक करना है, तो मेरे पास 1 लाख खर्चा बुक करने के क्या तरीके हैं? पहला तरीका मैं ये कहूं कि हर साल मैं असेट को कम कर देता हूं। कितने से? 1 लाख से। तो ऐसे धीरे धीरे मेरी एसेट क्या होती जाएगी? 9 लाख पे बचेगी, 8 लाख पे बचेगी, और फिर 7 6 5 4 3 2 1, और फिर आखिरी साल में ये भी खत्म हो जाएगा और एसेट 0, बुक्स में कुछ भी नहीं बचेगा, एकदम साफ। कंपनीज एक्ट में ये तरीका यूज नहीं किया जाता। हर साल एसेट को कम करना यानी क्रेडिट करना, और ये हमारा खर्चा है तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करना, और ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? P&L में। ऐसा खर्चा बुक हो गया। कंपनीज एक्ट इसकी जगह क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट इसकी जगह तरीका थोड़ा सा अलग बताता है। वो कहता है कि आप एक काम करिए, क्या बात है सर, घर पे ही रखते हो क्या? अरे पूरी तैयारी है, आओ कभी पार्टी शार्टी कर, आइए कभी पार्टी शार्टी करते हैं। कंपनीज एक्ट कहता है दोस्तों कि हम क्या करेंगे,
हर साल हमें पता है 1,00,000 का खर्चा बुक करना है, तो हम हर साल 1,00,000 का खर्चा बुक करेंगे बिना इसे छेड़े, यानी ये सेम वैल्यू पे रहेगा, 10 लाख का 10 लाख पे रहेगा। और हमें 1,00,000 का एक्सपेंस बुक करना है तो हम खर्चा बुक कर देंगे 1 लाख का, पर 1,00,000 का एक्सपेंस बुक करके असेट को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि असेट को क्रेडिट करना मतलब असेट को कम करना। मुझे असेट कम नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अभी मेरा असेट बिका नहीं है, मेरे पास ही है। तो असेट को कम करने की बजाय हर साल मैं क्या करूंगा, आई विल एड अप 1,00,000 टू व्हाट अ सेपरेट अकाउंट। अब मुझे बताओ दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या अभी तक तुमने कोई ऐसे अकाउंट का नाम सुना है जिस अकाउंट से असेट कम होता है? कोई ऐसा अकाउंट तुमने अभी सुना है क्या जिससे हम असेट को कम कर सकते हैं, या बैलेंस शीट में हम उसे असेट से माइनस करके प्रेजेंट कर सकते हैं? सुधा है तो बताइए, ऐसा कौन सा अकाउंट यूज कर सकते हैं हम? उस नाम बताइए अकाउंट का, जिस अकाउंट को बैलेंस शीट में असेट से माइनस करके दिखाया जा सकता है। जल्दी बताओ रे। हेलो हेलो हेलो। तो असेट को कम करना है तो एक तरीका है, सीधे असेट कम कर दो, क्रेडिट कर दो। पर मुझे असेट को कम नहीं करना है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ असेट अभी भी मेरे पास है, गाड़ी अभी भी मेरे पास है 10 लाख रुपए की, तो मैं उतने पे दिखाना चाहूंगा। बट हर साल मुझे 1-1 लाख रुपए का खर्चा बुक करना है और उसे एक ऐसे अकाउंट में डालना है जिस अकाउंट से मैं क्या कर सकूं, असेट को रिड्यूस करके बैलेंस शीट में नेट अमाउंट पे दिखा सकूं। बहुत सही जवाब बेटा। मैं कौन सा अकाउंट यूज कर सकता हूं? प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन ऑन असेट, जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यूज करूंगा तो उससे फायदा ये होगा कि हर साल मैं ये पैसा कहां पर क्रेडिट करते जाऊंगा, तो मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को करूंगा डेबिट, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और मैं क्रेडिट किसे करूंगा, एक प्रोविजन अकाउंट को। प्रोविजन का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है, पर दो तरह के प्रोविजन होते हैं, एक जो असेट को कम करता है, दूसरा जो लाइबिलिटी में दिखता है। ये कौन सा वाला प्रोविजन है जो असेट को कम करेगा? तो मैं हर साल 1,00,000 का डेप्रिसिएशन बुक करते जाऊंगा और उसे प्रोविजन में डालते जाऊंगा। तो आप बताइए दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे 10 सालों में कितना टोटल प्रोविजन का बैलेंस मेरा इकट्ठा हो जाएगा? आई विल गेट द बैलेंस ऑफ प्रोविजन जस्ट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ असेट इन 10 ईयर्स। तो आप बताइए, ये मेरा असेट बुक्स में कितने पे आ रहा है? 10 लाख पे। और ये प्रोविजन कितने पे आ रहा है आफ्टर 10 ईयर्स? 10 लाख पे। और उसके बाद मैंने असेट को स्क्रैप कर दिया, कोई पैसे नहीं मिले मुझे। अब मुझे एक बात बताओ, जब असेट चले जाएगा तो आप क्या करोगे? उसे बुक से हटा दोगे। तो जैसे ही आपका असेट गया आप उसे बुक से हटाओगे, तो मुझे बताओ बुक से कैसे हटाओगे? आपकी बुक्स में असेट कितने पे आ रहा है? 10 लाख रुपीज का डेबिट बैलेंस है। आप बताइए, आपको इसे खत्म करना है तो आप इसे क्या करोगे? क्रेडिट। ये क्रेडिट करते से ही हो गया खत्म। पर जब असेट क्रेडिट हुआ है तो कोई चीज डेबिट होना चाहिए। तो आप बताइए, अब आपको क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जरूरत है? नहीं सर। तो प्रोविजन का हमेशा बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। उसे खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो आप इसे भी खत्म कर दोगे, कैसे? डेबिट करके। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आपका 10 साल बाद जर्नल एंट्री क्या होगा? असेट कम होएगा तो क्रेडिट, और प्रोविजन कम होगा तो डेबिट। पूरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10 लाख टू पीपीवी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट व्हीकल, या जो भी आपकी एसेट है 10 लाख, और दोनों बुक से हट जाएंगे। जब ये मेथड अप्लाई किया जाता है दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर मेथड में हम क्या करते हैं, हम ये जो असेट अकाउंट बनाते हैं, इस असेट को कहा जाता है दैट द असेट इज कैरीड एट कॉस्ट। ये कंपनीज एक्ट के अंतर्गत करना अनिवार्य है। तो ये जो असेट मेरी दिख रही है, ये क्या है? ये कॉस्ट है मेरे असेट की। और यहाँ पे जो मैं इसका प्रोविजन बना रहा हूँ, ये क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसे कहते हैं ग्रॉस ब्लॉक, और इसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसे? ग्रॉस ब्लॉक, यानी कि कॉस्ट ऑफ द एसेट। और इसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो क्या है? जो मेरा हर साल का डेप्रिसिएशन अभी तक टोटल इकट्ठा हो गया। और कंपनीज एक्ट कहता है कि जिस दिन आप असेट को बेच रहे हो, या डिस्कार्ड कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, हटा रहे हो, उस दिन आप अपनी बुक से उस असेट को और उसके रिलेटेड प्रोविजन को फिनिश कर दीजिए। टाइम टाइम फिनिश।
तो दोस्तों इसी के साथ अब अपन अपने कैसीनो को बंद करते हैं और गोवा की यादों को भुलाते हुए अब वापस से आ जाते हैं। सबसे पहले बताओ आपको दोस्तों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट समझ में आया कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? किसी के कोई डाउट्स है इस पे तो पूछिए। कंसेप्ट आ गया दिमाग में, फिट हो गया एकदम। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत ये दिखेगा। हो सकता है सब आपने पढ़ा हुआ हो, बट एक बार अपन रिकैप कर रहे हैं, क्यों? ताकि आपके दिमाग में चीज़ें एकदम तरोताज़ा हो जाए। मोर देन दैट अपन एक जैसी भाषा में आगे से बात कर पाए। तो व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस, रियल लाइफ में क्या होता है? देर आर टू अप्रोचेस ऑफ बुकिंग डेप्रिसिएशन। एक अप्रोच को कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अप्रोच, जिसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि कंपनीज एक्ट में मैंडेटेड है, रिक्वायर्ड है, कंपलसरी। और दूसरी है सिंपल डेप्रिसिएशन, एडजस्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द एसेट। इस अप्रोच में आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जब आप असेट परचेज करेंगे, जैसे कि आपने इस केस में कार परचेज करी है, तो पीपी आपका असेट है जो कि बढ़ गया है, तो आप उसे डेबिट कर दीजिए 4 लाख से। लेट्स से आपने कैश में खरीदा है, आपकी एसेट कम हुई है, आप उसे क्रेडिट कर दीजिए 4 लाख से। और डेप्रिसिएशन जब लगेगा तो आप डेप्रिसिएशन है, एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो आप उसे डेबिट कर दीजिए 40,000 से, के मतलब 1000। और आप इस अप्रोच में इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खाते में इकट्ठा कर लीजिए, जिसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ऐसा आप कब तक करते रहेंगे? यू विल कंटिन्यू दिस टिल asset is in the books or you can say asset is reduced to। अपन ये बोलेंगे we'll continue till the life of asset or till when asset is sold or discarded if earlier। अगर पहले ही उसको सोल या डिस्कार्ड कर दिया है तो तब तक ये करेंगे, ये इकट्ठा होता रहे। इस केस में आपका असेट विल कंटिन्यू एट कॉस्ट and this is basically known as gross block of asset, PP। और यहाँ पे आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विल बेसिकली शो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी जो डेप्रिसिएशन अभी तक अपन ने एक्यूमुलेट कर दिया, चार्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जब आपका असेट सेल होगा या डिस्कार्ड होगा, on sale or discard of asset, the provision for depreciation account will be transferred or adjusted to PP account to reduce PP। ऐसी अकाउंटिंग भाई। जबकि इस सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बहुत ही सिंपल सिचुएशन है। इसमें आपका पीपी डेबिट हुआ 4 लाख से, कैश क्रेडिट हुई 4 लाख से, फॉर ऑल द रीजंस व्हिच वी डिस्कस्ड।
ये होगा 1424 पे, और 31 मार्च पे हर साल आपको डिप्रिसिएशन टू पीपी बुक करना होगा 40,000 का। और ये कब तक चलते रहेगी एंट्री? वही जब तक आपका असेट खत्म नहीं हो जाता या सेल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे असेट अपने आप में कितने पे कैरी होगा? तो दी असेट विल बी कैरीड एट नेट अमाउंट, और ये नेट अमाउंट का मतलब क्या है? कॉस्ट लेस द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इट, अभी तक जितना डेप्रिसिएशन लगा है वो लेस करके। तो आपको अलग से एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, जब भी आप इसे सेल करोगे तब आप बचा हुआ जो भी एसेट का बैलेंस है उसे कम कर दोगे। ध्यान रखिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो करता है, इसे बैलेंस शीट में रिडक्शन फ्रॉम पीपी के रूप में शो किया जाता है। आई होप ये सबको क्लियर है दोस्तों। ये आपका पूरा डिस्कशन है किससे रिलेटेड, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन किस तरह से बुक किया जाएगा और उसका लॉजिक क्या है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का लॉजिक क्या है। तो कभी भी भूल हो, कन्फ्यूजन हो तो ध्यान रखना, असेट अपन ने क्या किया था, लाल कलर का अपना पिलर बनाया था कैसीनो में, वो हमारा असेट का बैलेंस था जो पूरा पूरा जिस दिन खरीदा उसी दिन आ गया एज। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वो अपन ब्लू कलर से डेप्रिसिएशन इकट्ठा करते जा रहे हैं। यूँ समझ लीजिए ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है, रेड इज डेबिट एंड ब्लू इज क्रेडिट। बैलेंस शीट में ये दोनों नेट करके दिखाए जा रहे हैं, नेट अमाउंट। और जब ये असेट सेल हो जाएगा तो प्रोविजन भी हट जाएगा, असेट भी हट जाएगा, दोनों का राइट ऑफ कर। तो अब ये चीज़ समझने के बाद अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिससे मुझे समझ में आएगा कि ये कंसेप्ट तो सुना ही होगा आप लोगों ने, बट आप इसको अप्लाई कितने अच्छे से कर पा रहे हो। लेट्स से मेरा कहना है कि 31 मार्च 28 पे द पीपी stood in the books at 40,000 and provision for depreciation on PP was at 30,000 and PP was sold for 18,000. What is the profit or loss on PP sale? पीपी की सेल पे कितना प्रॉफिट या लॉस है? अगर 40,000 रुपये पे मेरे बुक्स में पीपी आ रही थी और मैंने उसे 18,000 में बेचा है तो 22,000 का लॉस है या 8,000 का प्रॉफिट है? ट्राई करिए दोस्तों, क्लिक करिए और क्वेश्चन ट्राई करिए। शाबाश। हमारा आंसर 8,000 का प्रॉफिट है बिना किसी डाउट के। इसका रीजन सिंपल सा है कि आपकी बुक्स में पीपी अगर 40,000 रुपीज़ पे आ रही है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 30,000 है, इसका मतलब हमारी बुक्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिखाने के लिए 40,000 पर दिख रहा है क्या? नहीं, ये बैलेंस शीट में भी 10,000 पे ही दिख रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट में भी हम पीपी को नेट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो। और 10,000 की चीज़ अगर 18,000 में बिकेगी तो हमें 18,000 पर सेल करने पे क्या होगा दोस्तों? वी विल एक्चुअली गेट अ प्रॉफिट ऑफ 8,000। तो हैविंग सेड दैट, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, वेल डन, सभी ने सही जवाब दिया है। यह हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
सबसे जल्दी जवाब देने वाली है प्राची, जिन्होंने 19 सेकंड के अंदर अंदर जवाब दे दिया। नॉट बैड। चलिए, थोड़ा टाइम तो सच पढ़ने और उसमें भी निकल जाता है। सर ये भी दिखता है कि आपको? हाँ हाँ बिल्कुल दिखता है। तो अब आते हैं अपन दोस्तों इसके ऊपर, फटाफट ये समझते हैं कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मुझे लगता है बेसिक चीज़ें आप सब समझ ही गए, इसमें कोई खास बात है नहीं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं ताकि इसको पूरी तरह से एक बार वंस फॉर ऑल कंक्लूड कर दें। 1424 को मैंने एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्वायर किया, लेट्स से एट 30 lakhs, जिसकी लाइफ है लेट्स से 6 years, जिसकी रेसिडियल वैल्यू है लेट्स से 0, और हमने इस पे क्या किया है, डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड से, यानी हर साल एक बराबर डेप्रिसिएशन लगता है। इस असेट को हमने फॉर एग्जाम्पल हर साल डिप्रिशिएट किया, तो 31 मार्च 2026 पे हमारा पीपी अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा था वो था 30 लाख। हमारा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बैलेंस कितना आ रहा होगा, फटाक से बताओ। तो हर साल 5 लाख का डिप्रिसिएशन लग रहा होगा, 2 साल हो चुके हैं तो 10 लाख का बैलेंस है। और लेट्स से 30 सितंबर 26 को हमने इस असेट को सेल कर दिया, एंड दिस असेट वाज लेट्स से फॉर एग्जांपल सोल्ड फॉर 18.5 lakhs। मेरा आपसे सवाल ये है दोस्तों कि आपको जर्नल एंट्री बताना है सिर्फ 30 सितंबर 26 की, और मैं आपको पूरे 1 मिनट दूंगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तब तक इंतजार करूंगा आप। जर्नल एंट्री बताना है दोस्तों आप। 30 सितंबर 2026 पे क्या एंट्री करेंगे अपन? कम ऑन कम ऑन, टाइम अप। आया नहीं आंसर, 1 मिनट और देता हूँ, चलो। अरे क्या बात है, जवाब ही नहीं आ रहे यार, कोई नहीं कर पा रहा है। जल्दी जल्दी उठा दो, इंटर के बच्चों को तो यही दिक्कत है। चलिए, अरे जर्नल एंट्री दे दी पर आंसर में फिगर्स नहीं दिए। बैंक डेबिट, लॉस ऑन सेल डेबिट, पीपी क्रेडिट। तो देखिए बेटा, ध्यान से समझिएगा आप। सबसे पहली बात, इस सिचुएशन में क्या हुआ है, आपकी एसेट 30 की है, आपका डिप्रिसिएशन हर साल का कितना है, 6 साल की लाइफ है तो 5 है, इसलिए 2 साल का डिप्रिसिएशन आपका कितना इकट्ठा हो गया, ये हो गया आपका डिप्रिसिएशन इकट्ठा 5 पर एनम के हिसाब से 2 ईयर्स में 10। अब आपने असेट को 31 मार्च पे नहीं सितंबर में सेल किया है
तो इतना तो पता है आपको कि 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगना चाहिए। अगर साल का डिप्रिसिएशन 5 है तो 6 महीने का कितना होगा? 2.5 होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, छा गए, वेल डन यादव जी, बहुत बहुत बढ़िया जवाब, एकदम सही। तो आपका डिप्रिसिएशन 6 महीने का लगेगा, 5 लाख साल भर का है तो 2.5 लाख हो जाएगा कितना? 6 महीने का। तो ये डिप्रिसिएशन आपने कहाँ पर लगाया होगा अभी तक? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। आप चाहें तो इस एंट्री को करने से पहले एक एंट्री और कर सकते थे ताकि आपको क्लैरिटी रहे चीज़ों की। और वो एंट्री क्या होती है आपकी कि हमने प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बुक करना है। तो डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डिप्रिसिएशन हमारा खर्चा है, खर्चा जब भी बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कितने का? 2.5 का। पर हम कंपनीज एक्ट में क्या कर रहे हैं? इसे इकट्ठा कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में, जिससे असेट कम होता है जो कि अपने आप में क्रेडिट होगा, तो 2.50। इससे अब मेरा पीपी का जो बैलेंस है वो शुरू से अभी तक 30 एज इट इज है, बट जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस मेरा है वो हो गया है 12.50। ये बैलेंस अपने आप में पूरा डेबिट बैलेंस है, ये पूरा क्रेडिट बैलेंस है। मैंने आपको गिराया था, छन 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 आवाज आई थी कि जैसे ही अपन असेट को सेल करते हैं तो असेट भी हटाओ और उसका रिलेटेड प्रोविजन को भी हटाओ। तो असेट हटाएंगे तो असेट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? जितने से बुक्स में आ रहा है, पूरे 30 से। और प्रोविजन कितने से खत्म होगा? 12.5 पे आ रहा है तो 12.5 से। आपने सेल किया है तो पैसा आपके पास आया है तो बैंक कैश जो भी आई है वो डेबिट हो जाएगा। इसे कहते हैं बेटा बीएफ। लड़कियां शर्माने लग जाती है बीएफ देख के, अबे ओए बैलेंसिंग फिगर है ये, और कुछ नहीं है। लड़के उम्मीद मत जगाओ अपनी। तो हमेशा एक क्लास में जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो और कोई फिगर बैलेंसिंग फिगर हो तो कृपा करके उसके आगे बीएफ लिख दें, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को रिवाइज करोगे, कॉपी देखोगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि यार इसमें वन कैसे आया, सर ने कैसे दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है या हमने निकाला है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, बट आगे कॉम्प्लिकेटेड में दिक्कत आएगी। तो जब आप लिख दोगे बीएफ तो आपको पता रहेगा ओके ये सर ने बैलेंसिंग फिगर निकाला था या हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ तो इसको सोचने का एक सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है? सोच रहे हो आप? सोचने का तरीका क्या है हमारा? तरीका सिंपल है। पीपी की कॉस्ट है 30, उसमें से अभी तक हम ऑलरेडी डिप्रिशिएट कर चुके हैं 12.5। तो इसका मतलब हमारी नेट पीपी की जो कैरिंग अमाउंट बची है, कॉस्ट बची है, इसे कैरिंग अमाउंट बोलते हैं, वो है 17.5। सेल प्राइस हमारी है 18.5। इसका मतलब हमें नेट प्रॉफिट हुआ है 1। आप ऐसे सोच सकते हो, ओके ऐसे। चलिए, ऐसे तो दोस्तों मेरे इस बेहतरीन आर्ट को इस तरह से बोर्ड नोट्स पे बना के शेयर करना अलाउड नहीं है, क्योंकि मेरी जो कंपनियों के साथ कॉपीराइट अग्रीमेंट से उसमें आई एम नॉट अलाउड टू ड्रॉ फॉर एनीबडी एक्सेप्ट फॉर देम। हेलो, पिकासो का नाम सुना ही होगा आपने, गूगल करिएगा उसका फोटो, अगर वो चश्मा पहनेगा तो किसकी जैसा दिखे। सर पिकासो के अवतार आ गए। चलिए नहीं चीज तो आप सोच ऐसे सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको घुमा फिरा के क्या समझना है दोस्तों कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में जब असेट सेल होता है तब सबसे बेस्ट मजेदार एंट्री हमको करना होगी। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा मैं, इसमें कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट गलत करते हैं इनके कई बार आंसर्स, इसलिए अपने को मस्त हौले हौले चलना है और आपको पूरा सॉल्व करने का है। कंपनी हैज सेवरल मशीन्स, ठीक है। द बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस of
31st March 2025 has machines 35 lakh, provision for machines 15 lakh. ठीक है. Company has sold a machine of cost 12 lakh, accumulated depreciation 8 lakh, at 3 lakh. The accounting entry for which is was not passed before making the trial balance. TB यानी ट्रायल बैलेंस. आपको बताना है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है, और आपको बताना है 31 मार्च 2025 में कि पीपी कैसे प्रेजेंट होगी बैलेंस शीट में. न जाने क्यों मेरे दिल से अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि मेरे बच्चे इसे कर पाएंगे, 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 कर पाएंगे. चलो कम ऑन गाइस, लेट्स डू इट. करो करो, कोशिश करो. क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ट्रायल बैलेंस कंपनी का बना के दिया हुआ है. 31 मार्च 2025 का ट्रायल बैलेंस है. उसमें ऑलरेडी ये बैलेंसेस आ रहे हैं. मशीन 35 ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस आ रहा होगा. प्रोविजन फॉर मशीन 15 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है. जैसे ही आपको दिखता है कि ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ रहा है, इसका मतलब आप समझ गए कि हम कंपनी एक्ट जैसी अकाउंटिंग कर रहे हैं, और जो डेप्रिसिएशन है वो हम क्या कर रहे हैं, उसे हम असेट से सीधे उड़ा नहीं रहे हैं, लादर हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से प्रोविजन खाता क्रिएट करें. तो अगर मैं प्रोविजन का खाता क्रिएट कर रहा हूं तो इसका मतलब जब भी मेरा असेट बिकेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, असेट हटाना होगा और साथ साथ में उसका जो प्रोविजन है वो भी हटाना होगा, क्योंकि असेट को मैंने अभी तक रिड्यूस किया ही नहीं है डिप्रिसिएशन से, वो पूरी कॉस्ट पे आ रहा है, तो वो भी हटेगा और उसका जो रिलेटेड प्रोविजन है वो भी हटेगा. अब ऐसी सिचुएशन में आपको ये बताना है कि पहला प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन क्या होगा. तो किसी ने कहा लॉस होगा 1 लाख रुपए का. बहुत बढ़िया, कैसे निकाला. तो देखो इसका एक सिंपल सा तरीका हो सकता है. सोचने वाला तरीका क्या होगा और जर्नल एंट्री वाला क्या होगा. तो अपन इसका सोल्यूशन बनाएंगे सबसे पहले ए वाले का. तो ए वाले का सोल्यूशन अगर मैं जर्नल एंट्री के थ्रू बनाना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा असेट गया कितने का गया, 12 लाख का. तो सबसे पहले मुझे मशीन को क्रेडिट कर देना चाहिए क्योंकि असेट कम हुआ है 12 लाख से. लेकिन उसका अभी तक का जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ है कितने का हुआ है सर, 8 लाख रुपीस का. उसे भी कम करना है तो डेबिट. हम क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस इसका रिड्यूस करना है. कितने से, 8 से. पैसा हमें कितना मिला है, लेट्स से बैंक कैश जो भी है पड़ता है तो डेबिट करते हैं 3 से. तो आप देख लीजिए 11 डेबिट है 12 क्रेडिट है, तो एक का और डेबिट करना पड़ेगा. तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या बन जाएगा, और ये क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये होगा लॉस ऑन सेल. डेबिट मतलब लॉस. दूसरा तरीका जो सोचने वाला तरीका था, अपन वैसे सोच भी सकते हैं. कि भाई देखो आपकी अल्टीमेटली मशीन कितने पर आ रही होगी, 12 माइनस 8 4. हमने इसे सेल किया है कितने पे, 3. तो लॉस ऑन सेल कितना होगा. ठीक है. अब अगला सवाल आता है कि सर बैलेंस शीट हमारी जो बनेगी उसमें पीपी कितने पे दिखेगा. तो 31 मार्च 25 की बैलेंस शीट में आप बताइए पीपी कितने पे आना चाहिए. तो असेट साइड पे पीपी की कॉस्ट कितनी है, तो सर 35 है, पर मुझे बताओ क्या 35 का पीपी पूरा का पूरा अभी भी आपके पास है. नहीं सर, एक एंट्री हमने करी और 12 का पीपी हटा दिया है. तब जो आपके पास पीपी बचा है उसकी कॉस्ट ही कितनी है, 23.
पर हम पीपी से क्या लेस करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था ट्रायल बैलेंस के अनुसार? प्रोविजन फॉर मशीन के नाम पे 15, बट ये 15 में से आपने जो असेट हटाई है उससे रिलेटेड आपका प्रोविजन भी हट चुका है। कितने का? 8 का। तो ये प्रोविजन अगर मैंने हटा दिया 8 का बेटा, तो ये कितने का है? 7। तो इसका मतलब मेरी पीपी आउटर कॉलम में कितने पर आएगी? 60। कितने पे मेरी बैलेंस शीट में पीपी दिखना चाहिए? अब आपको सर इसको सोचने वाले तरीके से समझना है तो वैसे भी समझा देता हूँ। कैसे सोच रहे हैं अपन, देखिए। आपका पीपी का नेट बैलेंस कितना था बिफोर सेल ऑफ असेट? पीपी का नेट बैलेंस कितना था बिफोर सेल ऑफ असेट? सर 35 की पीपी थी और उस पर अभी तक 15 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो 20 रुपीज़ की हमारी नेट बैलेंस थी। और जो असेट आपने सेल किया उसका नेट बैलेंस कितना था? तो सर जो असेट हमने सेल किया है वो 12 लाख रुपए का था और उस पर 8 लाख रुपए का डेप्री लग चुका है, तो इसका मतलब 4 का था। इसका मतलब जो आपका बैलेंस असेट बचेगा वो कितना होगा? 60। तो ये सब बहुत सिंपल है पर कंफ्यूज कर देता है। इस पर्टिकुलर रीजन से मैं आपको इसको अलग अलग वैरायटी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये 16 कैसे आया भाई? देखो सीधी सी बात है। आप यूं समझो कि ये मशीन वाली अपनी जो थी ना, ये वाली लाइन, ये रेड वाली जो थी वो 35 की थी और इधर अपना प्रोविजन उसके ऊपर 15 का था। तो ऐसे भी बैलेंस शीट में कितने पे आ रहा था असेट? 20 पे। अब उसमें से आपने एक असेट बेच दी है, वो असेट एक्चुअल में अगर 20 में देख रहे हो तो 4 की, क्योंकि 12 की थी और 8 डिप्रिशिएट हो चुका है तो 4 की बची है। तो जो 4 की आपकी असेट बची है वो क्या है? बिक गई। कितने में से? 20 में से। तो बची कितनी? 16 की। या दूसरा तरीका, 35 में से 12 की गई तो 23, और 5 में से 8 का डिप्रिसिएशन हटा दो तो 7, 23 माइनस 7, 60। तो दोस्तों ये जो नेट अमाउंट होता है ना 16, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज समथिंग विच इज नोन एज कैरिंग अमाउंट और नेट ब्लॉक। इसे कहते हैं कॉस्ट और ग्रॉस ब्लॉक। ब्लॉक क्यों? क्योंकि एक असेट नहीं है, बहुत सेट ऑफ असेट है। और ग्रॉस इसलिए क्यों? क्योंकि इसमें डेप्री माइनस नहीं हुआ है, इसलिए ये ग्रॉस अमाउंट है। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, डेप्री माइनस कर देते हैं तो नेट अमाउंट आ जाता है। इसी के साथ मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और सेल ऑफ असेट का डिस्कशन पूरा होता है। किसी के कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। अभी इसके ऊपर मैं आपको एक आध चीज़ और बताने वाला हूँ, बट यहाँ तक अगर किसी के कोई डाउट है तो ये पूछ लीजिए। आ रहा है भाई समझ में? दो सवाल है मेरे आपसे। पहला ये समझ में आया, और दूसरा क्या आपको ये रेलेवेंस समझ में आ रहा है ये सब अपन क्यों पढ़ रहे हैं अभी? क्या ये आपको यूजफुल लग रहा है या नहीं? कुछ सीख रहे हो या नहीं? या सब कुछ हेलो, कुछ सीख पा रहे हो या नहीं? या सब कुछ? हम तो सर, हम सब कुछ इस दुनिया में जब आए थे तो माता श्री की टमी से सीख के ही आए थे। ये सब हमारे लिए धूल है ना। समझ में आ रहा है बेटा ये सब अपन क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आपके कंसेप्ट एकदम रॉक सॉलिड हो जाए, आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं आए। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ 14 मार्क्स के फाइनल अकाउंट के एक क्वेश्चन में एक गलती जिससे आपके प्रॉफिट अफेक्ट हो रहे हैं, आपके 4 से 5 मार्क छीन सकते। तो आप 99% कोर्स कवर करके जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं आपको 99% मार्क आएंगे, क्योंकि वो जो 1% आपने छोड़ दिया है हो सकता है उसका इम्पैक्ट 10-20% आ जाए। समझ में आ रहा है आपको ये? चलिए, अब इसमें एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है, और वो आती है असेट हेल्ड फॉर सेल की।
असेट हेल्ड फॉर सेल का मतलब क्या है समझिए। कई बार ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपकी कोई एक पर्टिकुलर एसेट हो जिसको आप डेप्रिशिएट कर रहे हो, बिजनेस में यूज कर रहे हो, पर एक पॉइंट के बाद अब आप बोलो कि यार अब हो गया इसका बहुत, अब इसको यूज नहीं करना है, तो इसको साइड में रख दो, अलग से कर दो, इसे बेच देंगे। तो जैसे हमारी कंपनी में प्लांट एंड मशीन्स हैं, सेवरल मशीन्स, बहुत सारी, और ये सब मिला जुला के लेट्स से 40 लाख के, ये इसकी कॉस्ट है। और अभी तक हम इस पे डिप्रिसिएशन लगा चुके हैं 10 का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इसके ऊपर, ठीक है। ये बैलेंस है आपके पास 31 मार्च 2025 पे। अभी क्या हुआ, आउट ऑफ अबव मशीन्स वन मशीन वॉज रिटायर्ड फ्रॉम यूज। इसका मतलब क्या होता है बेटा रिटायर्ड फ्रॉम यूज का? इट इज नो मोर टू बी यूज्ड and hence it was classified as held for sale, इसलिए हमने इसे held for sale क्लासिफाई कर दिया। It had a carrying amount of 6, let's say उसकी कॉस्ट 12 थी, 11 थी, और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 का था। सीए का मतलब क्या होता है बेटा? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब नेट ब्लॉक, यानी बुक्स में आउटर कॉलम में जिस वैल्यू पे एसेट आता है उसे बोलते हैं उसका कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट यानी किस वैल्यू पे ये कैरी हो रहा है बुक्स पे। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इसे आप कैसे प्रेजेंट करोगे बैलेंस शीट में? अगर मैं आपको ये बता दूं कि पीपी जो होता है वो एक नॉन करंट एसेट है, करंट नॉन करंट अपन बाद में डिस्कस करेंगे, और ये जो पीपी हेल्ड फॉर सेल है, मशीन हेल्ड फॉर सेल, इज अ करंट एसेट, क्योंकि अब ये मुझे उम्मीद है कि ये 12 महीने के अंदर अंदर मैं बेच दूंगा। तो हमारी जो बैलेंस शीट होगी 31 मार्च 2025 की, उसमें इसका प्रेजेंटेशन कैसा होएगा ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो सबसे पहली बात, क्या ये एसेट को मैंने सेल कर दिया है? नहीं, यानी अभी एसेट बिकी नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, इसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में देखेंगे, पर अभी जानना जरूरी है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एक एसेट तब तक ही रहेगा जब तक वो आपके बिजनेस में यूज आ रहा है, प्रोडक्शन में, सर्विस में, पैसे कमाने में, ऑफिस में। अगर आपने एसेट खरीदा था बिजनेस में यूज करने के लिए, लेकिन अब वो बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो आप, यानी कि इट हैज नो मोर यूज फॉर योर बिजनेस, तो फिर आप उसे पीपी में नहीं दिखाते, फिक्स एसेट में नहीं दिखाते, क्योंकि अब उसका नेचर चेंज हो गया है। अब उसका क्या हो गया है? नेचर चेंज हो। तो उसे उसी ग्रुप में दिखाना जिस ग्रुप में वो एसेट रखी हुई है जो बिजनेस में यूज आ रही है, जबकि ये यूज में नहीं आ रहा है, गलत होता है। तो इस कारण से ऐसा कहा गया है दोस्तों कि आपको इसे हटाना पड़ेगा। किससे हटाना पड़ेगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले हेड से। और इसको आप एक सेपरेट नाम से बुक करोगे, एसेट हेल्ड फॉर सेल। बस अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई एसेट अगर हेल्ड फॉर सेल होती है ना, तो फिर उसे नेट अमाउंट पे शो करना है। तो इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने पे दिखेगा? तो आपका ग्रॉस ब्लॉक आएगा। तो जल्दी से बताओ दोस्तों, ये 40 रुपीज़ की एसेट में ये जो एक मशीन मेरी जिसकी कॉस्ट 11 है, क्या इसे अभी भी रखना चाहिए या हटाना पड़ेगा? हटा देना होगा। और इस कारण से इस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हटा दिया जाएगा। तो हमारा 10 में से जो एसेट हमने हटा दी है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 का है। तो हमारा पीपी 24 पर आएगा।
और करंट असेट में आएगा फिक्स असेट्स और पीपी हेल्ड फॉर सेल। और ये कैरिंग अमाउंट पर आ जाएगा। इसका कैरिंग अमाउंट कितना है तो आप देखिए कि इसमें ग्रॉस ब्लॉक और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधे नेट अमाउंट पे शो कर दीजिए, जो कि कितना है 6 रुपये। सर ये टोटल अमाउंट जो हमारा 24 + 6 24 + 6 आ रहा है, क्या ये सही है? अगर मैं सोचूं इस बारे में तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि ऐसे भी तो मेरी एसेट 20-30 पर ही आ रही थी, तो हमारी जो नेट एसेट्स है वो कितने पे आ रही थी? 40 - 10 30, जिसके अब दो भाग हो गए, 24 और 6। ये 24 पीपी है और ये 6 पीपी हेल्ड फॉर सेल है। तो सही तो आ रहा है। तो जब भी आप कंफ्यूज हो तो आप मन में ये सोच लेना, जो मैंने आपको ये कॉल आउट बना के शो किया है ना, कि आप मन में ऐसे सोच सकते हो कि यार ये प्रेजेंटेशन जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे हिसाब से सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये कहानी है दोस्तों, इस तरह से आपको इसको हैंडल करना है। सर जर्नल एंट्री से समझाना है अगर, तो कैसी होगी जर्नल एंट्री? पीपी व्हेन हेल्ड फॉर सेल। तो जब भी आपकी पीपी क्लासिफाई हो रही है एज हेल्ड फॉर सेल, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी बताओ? सबसे पहले आपको पीपी को कम करना पड़ेगा, पर उसकी बजाय आपकी दूसरी एसेट बढ़ जाएगी, पीपी हेल्ड फॉर सेल। ये आपकी एसेट है जो बढ़ जाएगी, कितने पर आएगी? नेट अमाउंट पे, जो कि कितना है 6। लेकिन आप अपनी बुक से क्या हटा दोगे? तो पीपी से इसे हटा दोगे, क्योंकि नो मोर इट इज इन द नेचर ऑफ पीपी। तो ये वैसी चीज हो गई दोस्तों, एक चीज समझना, डोंट टेक इट अदरवाइज। घर में मैं दो, हम दो और हमारी दो लड़कियां। सपोज बड़े वाले की शादी हो गई, अभी तक हम लोग घर में 4 सदस्य थे, लेकिन अब हम 3 रह गए। तो हम उसे अपने घर का सदस्य नहीं मान रहे, ऐसा नहीं है, बट डेफिनेटली मुझे अब इसे क्लासिफाई अलग से करना पड़ेगा। तो पीपल एट होम आर ओनली 3। सेम इसी लॉजिक से आप ये समझ लीजिए कि आउट ऑफ दिस असेट ऑफ 40 आई नो मोर हैव एन असेट ऑफ 11। So I just cannot keep showing it in my books as PP. I am still showing it in my asset, but I am showing it separately. तो इस कारण से मुझे क्या करना पड़ेगा? पीपी हेल्ड फॉर सेल रखना पड़ेगा। तो पीपी मेरा असेट जो है वो कम हो जाएगा, दूसरा असेट बढ़ जाएगा। बट इसी तरफ से मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी उसका हटाना पड़ेगा, जबकि एसेट बिका नहीं है, पर अब उसे हमें नेट अमाउंट पे कैरी करना है। तो हमें क्या करना है? इसके क्रेडिट बैलेंस को कम करना है। तो ये डेबिट हो जाएगा, ये कितने से? 5 से। इस तरह की इसकी जर्नल एंट्री होगी। ये छोटी छोटी बातें बेटा बट बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, दिक्कत दे देती है। इस कारण से मैं आपको इसको इतने हौले हौले आराम से सारी चीज़ें एक एक करके समझा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ अपन ने क्या समझी? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कैसे होता है। उसके बाद अपन ने क्या देखा? ये जो हमने डिस्कस किया, ये सेल समझा। सबसे पहले अपन ने देखा प्रोविजन और डिप्रिसिएशन। उसके बाद मैंने आपको बताया असेट हेल्ड फॉर सेल अगर क्लासिफाई हो रही है तो क्या आएगा। और एक आखिरी चीज़ आपको बतानी है, वो है अगर कभी पीपी का रिवैल्यूएशन या उसमें कभी कोई इम्पेयरमेंट होता है। इम्पेयरमेंट क्या होता है ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप इसलिए सिर्फ समझ लीजिए लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट, बाद में देखेंगे। रिवैल्यूएशन होता है तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी ये देखेंगे। उससे पहले एक बार आपको थम्स अप देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सब कुछ ठीक है या नहीं। बोलो दोस्तों।
ऑल ओके, वाओ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन का लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये सब अपन डिस्कस करेंगे डिटेल में वापस से जब अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी सिर्फ इसकी अकाउंटिंग एंट्री बता रहा हूं आपको। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि assets carrying amount may not be similar to its market value. Hence, the balance sheet may show asset at values which are based on historical cost. Which are not its current market price. So, accounting standard 10 allows to revalue the asset, property, plant, equipment, so that they are shown in the balance sheet at near to the market price. But it is not mandatory. मतलब कंपलसरी नहीं है ये, कंपलसरी। तो ये चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी चॉइस है, आपको करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। ज़्यादा डिटेल अपन ये स्टेज में पढ़े। तो अगर कभी रिवैल्यूएशन होता है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? तो या तो असेट की वैल्यू बढ़ेगी, यानी असेट की जो मार्केट वैल्यू है वो उसके कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है, या फिर उसकी मार्केट वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम है। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें पीपी एसेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, डेबिट होगा, और हमें गेन होगा जो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में मार्केट वैल्यू कम करने के कारण हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो वो क्रेडिट होगा। और दूसरी तरफ लॉस होगा हमारा, क्योंकि एसेट हम कम कर रहे हैं तो लॉस ही है, तो लॉस अगर बढ़ता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। बस अभी इतनी सी बात समझ लीजिए कि ये जो गेन आपका होगा, ये गेन जाएगा P&L अकाउंट में नहीं जाएगा, बट इसे आप एक रिजर्व में ले जाओगे जिसका नाम होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व। और अगर लॉस है तो वो P&L में जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म। जाएगा का क्या मतलब है, ट्रांसफर एंट्रीज आप समझते होगे, ब्रीफ में मैं फिर भी समझाऊंगा। जाएगा का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी इनकम और एक्सपेंस अल्टीमेटली कहाँ जाती है, P&L में, और फिर हम साल के अंत में आखिरी में सारी इनकम एक्सपेंस से नेट प्रॉफिट निकालते हैं। बट कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे इनकम या एक्सपेंस हम बुक करते हैं पर उसे P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं ले जाते। जैसे सर एग्जाम्पल के तौर पे कुछ आपने पढ़ी होंगी, जैसे कभी आपको सरकार से कोई ग्रांट मिली है कि बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार ने आपको 10 लाख रुपए दे दिए, तो ये आपकी इनकम है, पर आप इसे P&L में ले जाने की बजाय कैपिटल रिजर्व बनाते हो। सेम इसी तरह से अगर आपका कोई एसेट है जिसकी वैल्यू बढ़ गई है पर आपने एसेट बेचा नहीं है, आप उसकी वैल्यू अभी से बढ़ा रहे हो, तो ये आपके लिए क्या है, गेन है, पर ये रियलाइज्ड गेन नहीं है। और कंजर्वेटिज्म कहता है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बुक नहीं होना चाहिए।
तो इसलिए हम अनरियलाइज प्रॉफिट बुक ना हो, इसलिए हम इसे प्रॉफिट यानी कि हमारे प्रॉफिट बढ़ाने की बजाय, इनकम दिखाने की बजाय, पीएनएल में ले जाने की बजाय इसे एक डायरेक्ट रिजर्व में ले जा रहे हैं। रिजर्व क्या होता है ये पूरा बाद में अलग से डिस्कस करेंगे, आप लोग जानते हो, बट फिर भी। बट अगर लॉस है तो भैया कंजर्वेटिज्म क्या कहेगा कि लॉस है तो लॉस तो बुक होना चाहिए, तो लॉस तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक होता है। तो अभी बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। कहाँ पे? इन AS10। तो सर आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, आगे पढ़ेंगे क्यों? क्योंकि बेटा मैंने आपको शुरुआत ही इससे करी थी कि असेट में तो बहुत सारे डिस्कशन। पहला डिस्कशन असेट किस नाम से बुक होएगा, दूसरा क्या ये खर्चा असेट में ऐड होगा या नहीं होगा, वो 0143 नंबर याद करो। क्या वो खर्चा आज गाड़ी की कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके में सामने आएंगी, और अकाउंटिंग भी आएगी, रिवैल्यूएशन। तभी आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग जर्नल एंट्री अगर हमें पास करनी है इसकी तो क्या आएगी। तो जर्नल एंट्री सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारी एसेट बढ़ रही है, जैसे लैंड है सपोज, जिसको रिवैल्यू किया, बढ़ गई, तो हम उसे करेंगे डेबिट, और जो क्रेडिट होगा वो होगा रीवैल्यूएशन रिजर्व, जो कि आपकी एक इनकम है, कैपिटल है, क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपका पीपी एसेट कम हो रहा है, डेबिट होगा, और ये लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, जिसे इम्पेयरमेंट भी कह सकते हो आप, जिससे आपका एसेट कम हो रहा है, सॉरी एक्सपेंस बढ़ रहा है ऐसा बोलते हैं, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो ये होगा डेबिट। और एसेट कम हो रहा है तो होगा क्रेडिट। ये लॉस कोई भी चीज़ का कहाँ पर जाता है, तो इनकम एक्सपेंस सब कहाँ जाती है, पीएनएल में, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो दिस इज वेरी ब्रीफ अबाउट रिवैल्यूएशन। इस पर डिप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ कवर होगा, बट ये सब बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका सी पॉइंट है, डिप्रिसिएशन किस पे लगेगा, रीवैल्यूड अमाउंट पे, वो नए अमाउंट का डिप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा, वो सब बात अभी। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व कब तक रहेगा, जब तक असेट रहेगा, तो जिस दिन असेट खत्म हो जाएगा उस दिन रिवैल्यूएशन रिजर्व भी खत्म होगा, वो सब अपन AS10 में डिस्कस करेंगे। बहुत लंबी अकाउंटिंग है, रिवैल्यूएशन एक पूरा सेशन ले लेता है बेटा, इतना बड़ा डिस्कशन है। और मेरे हिसाब से अब मेरा डिस्कशन पूरा हो जाता है किसका, जो मुझे अभी आपको समझाना था, डिप्रिसिएशन, पीपी और इन सब से रिलेटेड। अब अपन क्योंकि हर जगह टर्मिनोलॉजी पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ताकि कई बार बच्चे टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपके सामने कुछ टर्मिनोलॉजी रखना चाह रहा हूँ। एक शब्द आपने यूज किया है अभी, डिप्रिसिएशन, इसका एक दूसरा शब्द होता है अमोर्टाइजेशन, एक और शब्द यूज किया जाता है कई बार, राइट ऑफ्स। नॉर्मली बेटा डिप्रिसिएशन शब्द यूज करते हैं पीपी के साथ, अमोर्टाइजेशन शब्द यूज करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में जो डिक्लाइन आता है, का जो डिप्रिसिएशन होता है, उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और राइट ऑफ शब्द यूज करते हैं जब भी हमें क्या करना पड़ता है, whenever any asset or whenever any asset is expensed, कोई भी एसेट को अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं यानी एक्सपेंस आउट कर रहे हैं, खर्चा बुक करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक चीज समझो दोस्तों, एसेट भी एक तरह का क्या है, एक्सपेंस ही है। इट इज जस्ट दैट इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, तो पूरा अभी बुक नहीं करके हौले हौले कर। तो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन जब भी कोई एसेट को एक्सपेंस आउट किया जाएगा तो हम उसे राइट ऑफ शब्द के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी कभी आपके सामने, तो आप ध्यान रखिएगा। सर एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी कंसेप्ट होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का भी कंसेप्ट होता है, जिसे डेफर किया जाता है। तो अब अपन इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट वही उठा लेते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस और ये सब। चले, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर
स्टार्टअप कॉस्ट, बिजनेस को स्टार्ट करने की कॉस्ट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने कई बार इसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से भी हो सकता है ट्रायल बैलेंस में देखा हो। इन सब के बारे में डिस्कशन करें। चलिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई एग्जांपल दीजिए एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के। या एक्सप्लेन करिए व्हाट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट तो ध्यान था, इसके अलावा सोच रहे हैं सर ऊपर ऊपर। आप इसे फिक्टिशियस एसेट के नाम से भी जानते थे, कई लोग ये शब्द भी यूज किए हुए होंगे। चलिए, तो ये क्या होता है, अब बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं। आप अगर एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो तो मुझे बताओ, सैलरी दिया तो ये आपकी एसेट है या एक्सपेंस? सर ऑब्वियस सी बात है, खर्चा। आपने कोई जगह ली और उसके ऊपर आपने इस महीने का रेंट इस महीने में दिया, ये आपका क्या है, एक्सपेंस है या एसेट है? सर एसेट, एक्सपेंस है, सॉरी एसेट कहाँ से हो? हाँ, प्रीपेड रेंट होता तो एसेट है, वो अपन अक्रूवल कंसेप्ट से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको साइड कर दो, भूल जाओ भी। मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है कि अगर आप सैलरी पे कर रहे हो, या आप लेट्स से फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, या लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप रेंट पे कर रहे हो, किस पीरियड का, जिस पीरियड का खर्चा है उसी पीरियड का, तो ये सब आपका एक्सपेंस है। बट किसी ने कहा सर प्रीपेड रेंट कुड बी अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई एम वेरी ग्लैड कि तुमने ये चीज कही है, ताकि मुझे मौका मिलेगा समझाने का। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनो मेरी इस बात को। प्रीपेड मैंने आपको पहले पढ़ाया है, अलग से पढ़ाया है, सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लो। प्रीपेड, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, ये सब सिर्फ और सिर्फ अक्रूवल प्रिंसिपल के कारण होता है। यानी कि सर्विस मैंने आज ले ली पर उसका पैसा पहले दे दिया था या बाद में दूंगा। पैसे मुझे आज मिल गए, उसकी सर्विस मैं ऑलरेडी दे चुका हूं या अब देने वाला। ये कारण से प्रीपेड, एडवांस, अक्रूड आता है, वो सेपरेट है, उसका इससे कोई नाता नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है, बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, बच्चे सीए बन जाते हैं उसके बाद भी ये बेसिक चीज में क्लैरिटी नहीं होती। ये जो अपने शुरू के 5-6 लेक्चर्स है, इसमें ये जो चीजें आप बेसिक समझ रहे हो ना दोस्तों, आप ये समझ लीजिए छोटे छोटे डाउट्स रह जाते हैं जीवन भर एक अकाउंटेंट, एक चार्टेड अकाउंटेंट के बनने, एक सीए एस्पिरेंट से बनने के बाद सीए बनने तक के बनने। ये जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी अभी आपके दिमाग में ये बैठेगी ना, ये वो छोटे छोटे जो आपके लूज एंड्स है, वो सारे के सारे टाई होके कोहेसिव लर्निंग आपकी बने। क्योंकि मेरा ऐसा मानना था दोस्तों, जब मैं भी स्टूडेंट था, 11वीं 12वीं में कैश फ्लो का सवाल किया, फाइनल अकाउंट्स के सवाल करते थे, कॉमर्स लिया था, कॉमर्स विद मैथ्स था, या हम जब सीए की पढ़ाई करते थे, तो क्या होता था, जब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करते थे जो एग्जाम में 10-15 मार्क के आते, जब हम क्लास में वैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, तो कमबख्त हर बार ऐसा होता था कि अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आते थे, होमवर्क करके आए, और अगले दिन अपन ने देखा आंसर, तब तो किताबें इतनी ऐसे इंस्टीट्यूट की क्लास की इतनी प्रॉपर होती नहीं थी, क्वेश्चन बैंक होती थी, बस आंसर सर अलग दिन क्लास में कराते थे। तो जब हम नेक्स्ट डे जाके करते थे तो हम बोलते थे और यार एक चीज के कारण सब बिगड़ गया, बाकी सब सही था। आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है क्या? सब सही था एक्सेप्ट एक चीज। इसीलिए हमने फास्ट की टैगलाइन बनाई है, 99 इज नॉट इनफ। वो एक गलत चीज क्या होती है, एक आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। और ऐसा जब बार बार हर क्वेश्चन में होता है तो मन में आदमी मान लेता है कि यार बैलेंस शीट तो डली होती है, बट वो ये नहीं समझता है कि उस एक चीज को सही करने के चक्कर में आपको
कई सारे कंसेप्ट अपने दिमाग में फिट करना पड़ेंगे, तब जाके हर बार वो आपसे एक एक छोटी छोटी गलतियां हो रही है वो खत्म होना शुरू होगी। जब आप एक ऐसे स्टेज पे आ जाओगे कि यार कोई क्वेश्चन आता है तो आप तो एकदम वैसे बोलते हो, ला फिरंगी ला। लगान मूवी देखी हो तुमने तो, फिरंगिया डाल, डाल तेरी गायंद, और ये चौका छक्का मारेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये छोटी छोटी चीजें क्लियर करना जरूरी है। तो समझिए, प्रीपेड एडवांस ये सब टाइमिंग डिफरेंस के कारण होता है। पैसा और सर्विस ये दोनों में डिफरेंस है तो होता है। ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ये वो नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने अगर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जैसे कि एक नई कार लॉन्च करी। आपने देखा होगा जब भी कोई नई कार आती है तो उस पर बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स की जाती है, बाद में इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। जब भारत में एमजी आया था तो उसने खूब एडवर्टाइजमेंट करी थी 1 साल तक। उसके बाद आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट हार्डली न्यू टीवी चैनल्स में या कहीं पे मीडिया वीडिया में इतनी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि यार अपन जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कंपनी लॉन्च करते हैं तब हैवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसका फायदा सालों साल तक मिलता है। होंडा कंपनी ने जब होंडा सिटी लॉन्च की थी तो खूब एडवर्टाइजमेंट करी थी, उसके कारण उसने सालों सालों तक पैसे कमाए। मारुति जब भी कोई नई गाड़ी लॉन्च करती है, वेरिएंट लॉन्च करती है, तो उस पर खूब एडवर्टीजमेंट करती है और वो वेरिएंट फिर 5 10 10 साल तक चलता है। उनको कोई खास एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी बहुत कभी दिवाली ऑफर, नहीं ये ऑफर, ना ये डिस्काउंट। तो आप समझिए दोस्तों कि आप क्या कर रहे हो, आप खर्चा अभी कर रहे हो पर आपको लग रहा है इसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलेगा। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, तो आपके दिमाग में प्रीपेड और डिफर्ड का सबसे पहले कंफ्यूजन दूर होगा। कल के खर्चे का आज पैसा पे कर दिया तो वो प्रीपेड है, पर आज खर्चा किया है जिसका फायदा मुझे आने वाले समय पर भी मिलने की उम्मीद है, एस्टिमेट है, राइट नहीं है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। बेसिक डिफरेंस होता है, आप फाउंडेशन के मॉड्यूल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा, प्रीपेड और डिफर्ड का बेसिक डिफरेंस है एस्टिमेट। प्रीपेड में कोई एस्टिमेट नहीं है, आपका लीगल राइट है, आपने पैसा दिया बदले में सर्विस मिलना है। लेकिन डिफर्ड रेवेन्यू में आपका अनुमान है कि आपको बेनिफिट आने वाले समय में मिलने की उम्मीद है। तो एक एस्टिमेट है कि मैंने आज जो एडवर्टाइजमेंट किया इसका फायदा कई समय तक मिलेगा, हो सकता है ना भी मिले, हो सकता है ना भी मिले, पर मेरा अनुमान है। तो क्योंकि मेरा अनुमान है कि मुझे बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, इस पर्टिकुलर अनुमान के कारण मैं नहीं चाहता कि पूरे खर्चे को अभी खर्चा बुक करूं, और मैं इसे डेफर करना चाहता हूं। तो इंडियन एयरलाइंस को हमने एक्वायर किया और टाटा ने अब सारे पायलट जो थे इंडियन एयरलाइंस के, उनको एक हेवी ट्रेनिंग के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रांस भेजा, और वहां पर वो ट्रेन होकर आए एकदम फाइटर जेट पायलट की तरह है, क्या चलाते गाड़ियां, हवाई जहाज। और टाटा कहती है कि आज हमने ट्रेनिंग दे दी है इन पायलट्स को, तो अब हमें 3 साल तक इन्हें और ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, फिर 3 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज होगी फिर ट्रेन करना पड़ेगा। तो आज जो हमने इन पे कॉस्ट खर्ची है ये बेनिफिट हमें 3 साल तक देगी। आप बताइए दोस्तों, क्या आपने ऐसा अग्रीमेंट किया है क्या कि 3 साल तक आप हमारे पायलट्स को ट्रेन करते रहना और उसके पैसे अभी से ले लो? अगर ऐसा होता तो ये प्रीपेड होता, पर आपने अपने पायलट्स को आज ही ट्रेन करा दिया और आपको उम्मीद है 3 साल तक ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगी। तो ये प्रीपेड नहीं है, ये एक ऐसा खर्चा है जो रेवेन्यू नेचर का है, ट्रेनिंग है, बट आपको लगता है इसका फायदा कई सालों तक मिलने की उम्मीद है, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू। सेम एडवर्टाइजमेंट कुड बी डेफर्ड। हैवी मेंटेनेंस आपने किया है किसी चीज पे, वो डेफर्ड रेवेन्यू हो सकता है। बट डेफर्ड रेवेन्यू में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है कि आप आपके पायलट से 3 साल तक काम करा सकते हो, अगर वो 1 साल बाद ही छोड़ के चले गया तो। इस कारण से अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने ये बोल दिया है कि ये जितनी चीजें आपने यहां पर लिख रखी है ये सारी की सारी चीजें अब क्या होंगी, दीज आर these cannot be deferred, these cannot be shown as asset, hence they are all to be expensed. As
company has no right or control over such asset. Hence, they do not meet the definition of asset. And you will discuss this in detail. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में इंटेंजिबल असेट्स, क्योंकि अगर आप इसे बुक्स में असेट दिखाओगे तो ये एक तरह का इंटेंजिबल असेट हुआ। क्यों इंटेंजिबल असेट हुआ? क्योंकि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, फिर भी आप इसे असेट दिखा रहे हो। तो इसलिए इस 26 में बताया गया ये सबको अब खर्चा बुक करना है, ये सब अलाउड ही नहीं है दोस्तों। अब आप इसे क्या कर पाओगे? असेट दिखा पाओगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सपोज कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कंपनी का गठन हुआ, रजिस्टर किया है मैंने, एंड the registration fees and other fees incurred to incorporate a company is, let's say, 50,000 rupees, which is basically normally popularly known as preliminary expense. ठीक है, कंपनी wants to book it as an expense over 5 years equally, as it is a one-time expense. क्या ये चलेगा? बोलो बेटा। कंपनी चाहती है कि एक वन टाइम एक्सपेंस है तो मैं इसे 5 साल में इक्वली खर्चा बुक करूं, यानी कि 10,000 हर साल। क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार में ही एक ही बार होता है ये खर्चा, हर बार तो होना नहीं है, और कंपनी 5 साल तो चलेगी आराम से, तो मैं 5 साल में बुक करूं। ये चलेगा क्या? इससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में भी आएगी दोस्तों, पर पहले आप जवाब दीजिए, क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं बेटा 50,000 के, कैश बैंक आपकी गई है, तो ये तो असेट कम हुआ है 50,000, तो ये तो क्रेडिट ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आप समझो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, या तो आप ये बोलो कि मेरा एक्सपेंस बढ़ा है, या आप बोलो कि आपका एक असेट बढ़ा है। दोनों ही केस में ये डेबिट होगा, तो जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं। डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से अकाउंटिंग तो सही हो रही है, डेबिट होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और क्रेडिट होगी कैश। फर्क यह है कि मैं इसे एक्सपेंस बढ़ा ये मानूं या असेट बढ़ा ये मानूं। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों कि जब अपन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदते तो भी उसे डेबिट करते, और वहीं पर जब अपन कोई पर्टिकुलर असेट किराए पर लाते तो किराए को भी डेबिट करते। फर्क यह होता है कि किराया पूरा का पूरा उसी साल में खर्चा बुक होता है, पर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खर्चा नहीं होता है, बैलेंस शीट में असेट दिखता है। तो एक्सपेंस आपके प्रॉफिट को कम करेगा, पर असेट आपकी बैलेंस शीट में असेट को बढ़ाएगा। हो सकता है वो असेट आगे जाके एक्सपेंस हो, तो आप उस असेट को कम करोगे, एक्सपेंस बढ़ाओगे। यही पूरी अकाउंटिंग का खेल है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या मैं इसे अभी असेट बुक करके हौले हौले आगे खर्चा बुक करूं, या मुझे आज ही इसे खर्चा बुक करना होगा, ये पूरा अमाउंट आज ही खर्चा बुक होगा। आप असेट नहीं दिखा सकते, क्यों? क्योंकि अब ये बोल दिया है कि भैया आपका क्या कंट्रोल है। माना कि आपकी कंपनी कई सालों तक चलेगी, बट आपका कंपनी पे कोई कंट्रोल थोड़ी ना। इनफैक्ट कंपनी क्रिएट करना अपने आप में कोई एसेट थोड़ी ना होती है। लाखों कंपनियां दुनिया में रोज क्रिएट होती है, हजारों रोज बंद होती है। असेट वो नहीं है, असेट कंपनी की गुडविल है। उसने जो अपनी गुडविल क्रिएट करी है वो असेट। अपन गुडविल की बात बाद में करेंगे।
कंपनी अपने आप में कोई एसेट नहीं है। इस कारण से दोस्तों अब ऐसा कोई भी अगर आपको ट्रायल बैलेंस में खर्चा दिखता है, ये सारे खर्चे को आपको क्या करना है, इन सब को आप क्या करोगे, दीज आर ऑल if appearing in trial balance. In questions, if any of these are appearing in trial balance, आपको उसे सिंपली क्या करना है, treat as expense and not as asset. ये कुछ भी अगर आपको दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, तो जब अपन फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप इसे क्या करोगे, आप इसे सिंपली एक्सपेंस मानोगे, ना कि असेट। चलिए, तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, अब ये क्वेश्चंस वगैरह पे जब आएंगे तब बात करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि चैप्टर में पूरे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस देंगे और उससे बैलेंस शीट P&L बनवाएंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन है इसमें कंपनी का ट्रायल बैलेंस दिया है, जिसमें आपको दिया गया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितने का, 10,000 का। आप बताइए, ये 10,000 रुपये का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपको दिया है, आप इसका क्या करोगे? 10,000 रुपीज़ का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है, क्या करोगे? इसे एक्सपेंस मानोगे या असेट दिखाओगे? तो ये सीधे आपके P&L में एक्सपेंस दिखेगा, असेट नहीं दिखेगा। आप इसे बैलेंस शीट में नहीं P&L में ले जाएंगे, P&L में ये अदर एक्सपेंस का पार्ट होगा। अदर में क्यों डालते हैं वो सब बाद में बताऊंगा। 11 नंबर का नोट है, देखते 11 नंबर के नोट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिख रहा है क्या? ये तो आपको ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब आप क्वेश्चंस पे आओ तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज ना हो जाओ और आपके मन में कभी भी ये डाउट नहीं आए कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस दिया है तो मैं उसे कहाँ ले जाऊँ, डिफर्ड रेवेन्यू को कहाँ ले जाऊँ। ये सब P&L में जाएगा खर्चा। देखो, एक्सेप्शन हो सकता है, कोई क्वेश्चन स्पेसिफिकली अलग से कोई बात करे, वो सब दूसरी चीज़ें है, वो अलग बात है, विच विल टॉक अबाउट लेटर। एक्सेप्शन जब आएंगे तब हैंडल करेंगे, बट अभी के लिए ये समझ में आना चाहिए। किसी को कोई इस पर डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। इसी के साथ आपका एक और डिस्कशन पूरा हो जाता है। अपने डिस्कशंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी बड़ी हमें कवर करनी है। हमने एक और चीज़ कवर कर ली, और वो क्या है, ये सब तरह के एसेट्स। तो ये सब आप एसेट नहीं है, ये सब आप एक्सपेंस। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, जल्दी बेटा बोलो। Anybody has any doubts? Please ask. कुछ तो पूछो, कहीं तो कुछ होगा डाउट। नो डाउट्स? बताएं बताएं, कुछ भी है तो बताएं प्लीज। क्लियर है सबको? अब जो अगला डिस्कशन मुझे करना है ना, वो बहुत लंबा डिस्कशन है दोस्तों, इसलिए अपन उसको फिर कल के लिए रखते हैं। क्योंकि ये डिस्कशन किसका है, परचेजेस का है। परचेज के अंदर आपके मन में, अच्छा वेरी गुड, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? जैसा नाम वैसा काम। फिक्टिशियस का मतलब होता है बेटा फिक्टिशियस। अरे वाह सर, क्या बात बोली है। फिक्टिशियस शब्द का मतलब होता है अनरियल। ये रियल में नहीं है, फिक्टिशियस है। जैसे आप फिक्शन पढ़ते थे ना, रियल स्टोरी नहीं, वैसे फिक्टिशियस, अनरियल। तो पहले क्या होता था बेटा, पुराने ज़माने में जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह इतने परिपक्व नहीं थे, तो ऐसा कहते थे कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसे आपको लगता है खर्चा पूरा अभी नहीं बुक करना है, पर
आने वाले सालों में डेफर करके बुक करना है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंस हमें कई सालों तक बेनिफिट देगा, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो इन सबको बैलेंस शीट में एक फिक्टिशियस एसेट का नाम का हेड बनता था। तो कई कंपनियां उसे बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट और उसके नीचे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टू बी रिटन ऑफ, ये सब दिखाती थी। और कुछ लोग उसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के नाम से दिखाते थे। तो फिक्टिशियस एसेट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट were used in previous years or old days when expenses were allowed to be deferred and all the deferred revenue expenses were shown in the balance sheet under a head which was usually named as miscellaneous expenditure account और फिक्टिशियस एसेट। तो कभी आपको ऐसा नाम आ जाए बस एग्जाम में, तो इसके लिए ये समझाया है आपको, जस्ट इन केस कभी ये नाम आ जाए तो, और कुछ नहीं। तो ये पहले यूज हुआ करते थे ये खातों के नाम, अब नहीं होते। तो इसलिए अब ये सब कहा जाता है एक्सपेंसिव या फिक्टिशियस एसेट की बात ही नहीं। अब इसमें जब अपन एक डिस्कशन करेंगे दोस्तों, तो एक स्पेशल डिस्कशन हो सकता है। 2 मिनट आपको जिज्ञासा है तो मैं आपको बता देता हूँ। समझो डिबेंचर टाइप की चीजें, डिबेंचर इशूड बाय कंपनी। अब इसकी अकाउंटिंग अपने आप में बड़ी विचित्र और अलग टाइप की होती है। और डिबेंचर इशूड बाय द कंपनी में एक चीज समझिए, डिबेंचर आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको पैसे लौटाना है। बट इस डिबेंचर के ऊपर कई बार आपने देखा होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो सकता है, या प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो सकता है, और नॉर्मली आप देखेंगे तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट होता है। तो यहां पे आप ये समझ लेना बेटा कि ये एक ऐसी चीज है जो कंपनीज एक्ट से गवर्न होती है। तो डिबेंचर अगर कोई कंपनी इशू कर रही है तो बताइए जल्दी से, वो उसके लिए क्या होगी? सर लाइबिलिटी। वेरी गुड। अगर उसे डिस्काउंट पे इशू किया है तो ऐसा मानते हैं जो डिस्काउंट पे आपने डिबेंचर इशू किया है वो आपका क्या है? एक्सपेंस है। बट ये पूरा पहले साल का एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस है जिसे आपको बुक करना है ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर, यानी आपका डिबेंचर जितने सालों का है उतने सालों में। सिमिलरली अगर आपको प्रीमियम देना है रिडम्पशन पे, तो ये आपके लिए लॉस है। 100 रुपए का डिबेंचर आपने रेज किया और आपको पैसे 110 देने,
तो ये 10 रुपये एक्स्ट्रा जो देने हैं ये भी आपका एक तरह से एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि किसी से 100 ले रहे हो और 110 दे रहे हो, तो 10 जो ज़्यादा दे रहे हो वो खर्चा हुआ। तो ये भी अपना एक एक्सपेंडिचर है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ज़्यादा पैसे देने, ये भी एक्सपेंस है और ये भी बुक किया जाएगा ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब ये कब बुक करेंगे? तो आज मैंने डिबेंचर इशू किया, 5 साल बाद प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो 5 साल बाद नहीं, 5 ईयर्स में खर्चा बुक किया जाएगा। लेकिन अगर प्रीमियम ऑन इशू है तो इसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ले जाते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट होता है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेफिनेटली आपका क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो एक तरह से आप ऐसा कहने के लिए कह सकते हो कि क्योंकि ये ओवर द टेन्योर ऑफ डिबेंचर बुक हो रहा है, तो वी कैन से दैट इट इज लाइक अ डेफर्ड एक्सपेंडिचर। ऐसा आप बोल सकते हो, विच इज allowed to be deferred as per Companies Act। अब इसकी जो अकाउंटिंग है ना बेटा, वो बहुत स्पेशल अकाउंटिंग है। इसको डिस्कस करने के लिए अपने को पूरी डिबेंचर की अकाउंटिंग डिस्कस करना पड़ेगी। तो अभी अपना पर्पस वो नहीं है डिस्कस करना। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट है, वहां पे हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बट ये बहुत ही स्पेशल अकाउंटिंग है। तो ये स्पेशल अकाउंटिंग है डिबेंचर की, इसके लिए पूरा डिबेंचर ही पढ़ना पड़ेगा अपने को। उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, उसके क्या यूजेज होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस करना। फाइनल अकाउंट्स में अभी आपका वो पर्पस नहीं है। तो ये स्पेशल अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट की है, ये ज़रूरत जहाँ पड़ेगी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट अभी अपन इसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं। आपने देखा होगा डिबेंचर का एक पूरा सेपरेट चैप्टर ही होता है, शेयर कैपिटल का पूरा चैप्टर ही होता है अकाउंटिंग। दैट इज वाई विल नॉट डिस्कस दिस। हाँ, पर ऐसा एक सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, जिसे आप डेफर करके बुक कर रहे हो। तो 100 रुपये का डिबेंचर 90 पे इशू किया, तो 10 का डिस्काउंट है, उसे आप 5 ईयर्स में डिफर करोगे 2 हर साल, तो बचा हुआ जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस सेट के अंदर। तो ऐसा रियल लाइफ में एक एक्सेप्शन क्रिएट होता है, पर ये क्यों? क्योंकि ये कंपनीज एक्ट की स्पेशल अकाउंटिंग है। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे बुक किया जाता है, तो आपको फटाक से एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। लीजिए, तो कंपनी हैज़ इशूड 12% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख at issue price of 1,20,000, यानी 20,000 प्रीमियम। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेड एट ईयर एंड। शो जर्नल एंट्री फॉर 1 ईयर। बहुत सिंपल सा केस ले रहा हूं मैं आपके सामने, ताकि अपने को ज़्यादा डिटेल में इसमें ना जाना पड़े और पूरी डिबेंचर की अकाउंटिंग ना पढ़ना पड़े भी। तो जब डिबेंचर इशू होगा तो एंट्री क्या होगी? आपके पास पैसा आया है, असेट बढ़ी है, डेबिट होगा 1,20,000 से। लेकिन आपकी लाइबिलिटी है डिबेंचर, जिसे ऐसे बोलते हैं 12% डिबेंचर अकाउंट। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, पर लाइबिलिटी 1 लाख की है। क्यों? क्योंकि आपको डिबेंचर पे क्या लौटाना पड़ेगी? सिर्फ उसकी फेस वैल्यू, अनलेस डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। मैं आपको बोलता हूं डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर 3 years एट पार। एट पार का मतलब है 1 लाख फेस वैल्यू पे। आपकी डिबेंचर इशू होने पे, यानी ईयर के स्टार्ट में ये एंट्री होगी। पर सर 20,000 जो ज़्यादा मिले वो कहाँ जाते हैं? वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाते हैं। ये एक तरह का रिजर्व है।
और अभी मैंने रिजर्व बढ़ाया नहीं है तो मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये रिजर्व बढ़ा है यानी एक तरह से कैपिटल बढ़ी है, और कैपिटल और लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। ईयर एंड पे आपको किसकी एंट्री करना होगी, इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, आपने किसी से पैसे लिए हैं तो वो आपको क्यों देगा, क्योंकि उसको ब्याज मिल रहा है, तो ब्याज आपके लिए खर्चा है, तो ये इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। बस एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, 12% जो है ना, इसे बोलते हैं कूपन रेट, यानी इस रेट से हम ब्याज देते हैं। एंड दिस रेट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू क्या होती है, इशू प्राइस क्या होती है, ये सब अपन शेयर कैपिटल में डिस्कस करेंगे। कैपिटल जब पढ़ाऊंगा ना तब डिस्कस करूंगा। तो इंटरेस्ट आपका हमेशा किस पे लगता है, इट विल बी 12% ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो कितना लगेगा, 12,000 रुपीज। और ये आपने पे कर दिया है तो आपकी कैश कम हो जाएगी, कैश या बैंक। तो असेट कम होएगा तो क्रेडिट। तो जो चीज़ ध्यान में रखने की है वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर is computed as a percentage of क्या, इशू प्राइस जितने पे हमने इसे इशू किया है, या रिडम्पशन प्राइस जितने पे वो रिडीम होगा, या फेस वैल्यू जो भी उसकी फेस वैल्यू है, जो कि नॉर्मली उसकी पेड अप वैल्यू होती है। शेयर्स में होता है पेड अप का कॉन्सेप्ट, डिवेंचर में हो सकता है पर नॉर्मली होता है। इसका सही जवाब होगा सी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का परसेंटेज हमेशा किस पे लगाया जाता है, फेस वैल्यू के ऊपर। सी, शाबाश, पेड अप वैल्यू पे। तो एग्जाम में कभी कंफ्यूज मत होना। अब डिवेंचर पे आपको लगेगा सर थोड़ा सा और कुछ हो सकता है डिस्कशन, तो मैंने बताया कि वो डिटेल का डिस्कशन है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, अगर पड़ी तो। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम का डिस्कशन आगे होएगा, कैपिटल का डिस्कशन आगे होगा, वो सब बाकी है, वो अपन कवर करें। अभी मैं एक्सपेंस एसेट साइड पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। डिबेंचर क्योंकि शब्द आया, फिक्टिशियस आया, तो फिक्टिशियस से मैंने बताया कि एक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जैसी चीज़ है जो बुक्स में फिक्टिशियस जैसे कभी देख सकती है। इसी के साथ अपना आज का डिस्कशन पूरा होता है। कल अपन डिस्कस करेंगे बेटा परचेज में ध्यान रखना आपको पढ़ना है एडजस्टेड परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, कंज्यूम्ड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो आपके मन में कितने भी डाउट्स रहे हो ना, अगर ऐसे बेसिक भी डाउट रहे हो कि भैया क्लोजिंग स्टॉक को बाय साइड में क्यों दिखाते हैं ट्रेडिंग में, ओपनिंग को 2 में क्यों दिखाते हैं सर, कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है, कभी बाहर आता है, एडजस्टेड परचेज क्या होती है, सब रिवाइज करने की कोशिश करना और सारे डाउट इकट्ठे कर लेना, कल अपन सब क्लियर कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कल का हमारा बेसिक्स का। आई थिंक कि अनदर 1 और 2 लेक्चर्स में ये अपने बेसिक्स सारे कवर हो जाएंगे, और ये कवर हो गए मस्त अपने, तो फिर क्या हो जाएगा, वी विल बी एट द स्टेज कि फिर अपन ये चैप्टर आ पाएंगे, और फिर ऐसी स्पीड में आप चैप्टर कवर करोगे आपको ही समझ नहीं आएगा, समझ ही नहीं आएगा आपको कि हे भगवान। हमें तो लग रहा था कि हम क्या कर रहे थे, हम बॉडी बनाने के लिए अभी सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज इन वेट हमने उठाना शुरू ही नहीं किया है, अभी तो हम सिर्फ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, हम मालूम बड़ा स्ट्रेचिंग करते करते ही बॉडी बन गई ये। तो दोस्तों इसको एक बार रिवाइज करिएगा, आगे फिर अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।